नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर थोड़ा गहराई से बात करने वाले हैं जो कई पुरुषों की जिंदगी से जुड़ा है, पर अक्सर खुलकर इस पर चर्चा नहीं होती। मेरा मतलब है 40 के बाद की जिंदगी। हमारे पास कुछ नोट्स हैं, एक दस्तावेज है जिसका नाम थोड़ा लंबा है, पुरुषों के लिए 40 के बाद का जीवन, सफलता, महिलाएं, शक्ति और जीतने के लिए डार्क साइकोलॉजी के नियम, और साथ में कुछ केस स्टडीज भी हैं, लोगों की कहानियां। तो आज की बातचीत उन्हीं बदलावों, उन चुनौतियों पर रहेगी जिनका सामना मर्द अक्सर 40 के बाद करते हैं। और ये सिर्फ वो मजाक वाला मिड लाइफ क्राइसिस नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। हाँ, मतलब शरीर में बदलाव, सोच में, समाज आपको कैसे देखता है, सब कुछ। बिल्कुल। तो हमारा इरादा यही है कि इन थोड़ी मुश्किल सी लगने वाली बातों पर खुलकर बात करें, समझे कि इनके पीछे क्या है, बायोलॉजी क्या कहती है, पावर डायनामिक्स कैसे बदलते हैं, और हाँ, वो डार्क साइकोलॉजी वाली बात भी जो इन नोट्स में है। हाँ, वो छुपे हुए नियम जिनसे मर्दों का पाला पड़ता है। इन नोट्स को देखते हुए एक चीज मेरे दिमाग में अटक गई, वो 40 के बाद कुछ खो जाने वाला एहसास। ऐसा लगता है जैसे दुनिया आपको अलग देखने लगी है। जैसे इसमें लिखा भी है, आपकी पत्नी की आंखें, आपके सहकर्मियों के मजाक, आपका शरीर, आईना, आपका अपना मन, सब अलग। हाँ, ये बहुत कॉमन एहसास है। और एक डर कि कहीं आप पीछे तो नहीं छूट रहे, अप्रासंगिक। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। बिल्कुल। और होता क्या है कि ये एहसास आता तो है, पर लोग अक्सर या तो इसे मानते नहीं या फिर मजाक में टाल देते हैं। हाँ, कहेंगे अरे यार उम्र का तकाजा है। हाँ, या कोई नया हेल्थ सप्लीमेंट ले आएंगे, ये बस ध्यान भटकाने की कोशिश। इन नोट्स में इसे इनकार का दौर कहा गया है। वही, जैसे लगता है ना कुछ हाथ से फिसल रहा है, पहले जैसी एनर्जी नहीं रही, चिंता बढ़ गई। हाँ, और दुनिया का रवैया भी बदला सा। और दस्तावेज कहते हैं कि मर्द इसे मानना नहीं चाहते, शायद कमजोरी समझते हैं। और यहीं पर मतलब ये सिर्फ सोच की बात नहीं रह जाती, बायोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है इसमें। अच्छा। हाँ, इन नोट्स में इस पर बहुत जोर है कि ये कोई पर्सनल फेलियर नहीं है, ये शरीर में होने वाले असली बदलाव है। जैसे क्या बदलता है? जैसे 30 की उम्र के बाद मर्दों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल वो हर साल करीब 1 से 2% कम होने लगता है। हर साल? हाँ, और 50s आते आते तो ये लगभग 30% तक हो सकती है। 30%? बाप रे, मुझे लगा था थोड़ा बहुत होता होगा, पर इतना ज्यादा? हाँ, और इसका असर सिर्फ सेक्स ड्राइव पर नहीं पड़ता। अच्छा, और कहाँ? इसका असर बहुत फैला हुआ है। टेस्टोस्टेरोन कम होने से शरीर की जो माइटोकॉन्ड्रियल एनर्जी है, मतलब कोशिकाओं की ऊर्जा बनाने की क्षमता, वो भी कम होती है। ओह। नतीजा, लगातार थकान, किसी चीज में मन न लगना, हाँ? एक तरह की उदासीनता, पहले जैसा जोश, वो ड्राइव कम हो जाती है। और चिंता का लेवल बढ़ जाता है। हाँ, और नींद, उसका भी जिक्र था शायद। बिल्कुल, नींद का पैटर्न बिगड़ जाता है, रात में बार बार आंख खुलना आम हो जाता है, और जब नींद पूरी नहीं होती तो फिर चिड़चिड़ापन, हाँ, याददाश्त पर असर और छोटी छोटी बातों पर परेशान होना बढ़ जाता है। ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं। तो मतलब ये सिर्फ दिमागी खेल नहीं है, शरीर सच में बदल रहा है। एग्जैक्टली। लोग इसे पहचाने कैसे? क्या कुछ खास लक्षण हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए, मतलब आम तौर पर? हाँ, नोट्स में कुछ साफ इशारे हैं, जैसे बेवजह चिड़चिड़ापन बढ़ना, किसी काम में मोटिवेशन महसूस न होना, सेक्स से जुड़ी दिक्कतें आना, किसी चीज पर ध्यान लगाने में मुश्किल होना, और नींद वाली बात तो है ही। हाँ, रात को ठीक से सोना पाना, बार बार जागना, और जिन चीजों में पहले मजा आता था उनमें दिलचस्पी खत्म हो जाना। ये सब तो काफी गंभीर लक्षण है। और एक बहुत ही गंभीर बात जिसका जिक्र इन नोट्स में है, वो ये कि 40s के बाद वाले मर्दों में सुइसाइड रेट्स भी पीक पर होते हैं। अरे बाप रे। इस दर्द या खालीपन से बचने के लिए कई लोग फिर दूसरी चीजों का सहारा लेते हैं, गोलियां, शराब, घंटों स्क्रीन टाइम, या फिर अफेयर्स। ये समझना बहुत जरूरी है, जैसा आप कह रही हैं, कि ये कोई व्यक्तिगत कमी नहीं है, ये सिस्टम में बदलाव है। बिल्कुल। लेकिन इसके नियम कायदे किसी ने हमें सिखाए नहीं। जैसा नोट्स में लिखा है, आप टूटे हुए नहीं हैं, आपको धीरे धीरे तोड़ा जा रहा है सिस्टम के जरिए। ये लाइन, ये काफी असरदार है। बहुत ज्यादा। और ये बदलाव सिर्फ अंदर नहीं होते, इनका सीधा असर आपके रिश्तों पर भी पड़ता है। हाँ, ये भी एक बड़ा सवाल है जो इन नोट्स में उठाया गया है कि 40 के बाद रिश्ते, खासकर शादियां, क्यों इतनी मुश्किल में पड़ जाती हैं या टूट जाती हैं। वो नजरअंदाज किए जाने वाला एहसास, या जैसा नोट्स में कहा गया है, तलाक से पहले की वो ठंडी खामोशी, ऐसा क्यों, क्या बदल जाता है? यहाँ पर पोलैरिटी और स्टेटस में बदलाव वाली बात थोड़ी पेचीदा है, पर जरूरी है। समझाइए जरा।
देखिए, अगर हम थोड़ा विकासवादी मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो ऐसा मानते हैं कि रिश्तों में एक तरह का खिंचाव, एक पोलैरिटी जरूरी होती है। हर खिंचाव मतलब एक तरह का डायनामिक। और अक्सर ये मर्द के कथित स्टेटस या उसकी ताकत से जुड़ा होता है। अब जब किसी मर्द का समाज में या काम पर स्टेटस गिरता हुआ महसूस होता है या उसे ऐसा लगता है, तो इसका असर घर के अंदर भी पड़ सकता है। अच्छा, ये अनजाने में होता है। आकर्षण के जो डायनामिक्स है वो बदल जाते हैं। मतलब अगर कोई आदमी अपनी नौकरी में थोड़ा नीचे आ गया या उसे लग रहा है कि वो पहले जितना कामयाब नहीं रहा, तो हो सकता है उसकी पार्टनर उसे अलग तरह से देखे, भले ही वो ऐसा चाहे नहीं। हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। और फिर ये एक नेगेटिव साइकिल सा बन जाता है। कैसे? मर्द को शर्मिंदगी महसूस होती है, वो पीछे हटने लगता है, कम बात करता है। इससे उसके पार्टनर को अकेलापन लगता है या लगता है कि उसे नजरअंदाज किया जा रहा है, तो वो भी दूरी बना लेती है। फिर वो मर्द और पीछे हट जाता है। एग्जैक्टली। और ज्यादा शर्मिंदगी और ज्यादा दूरी, ये दस्तावेज साफ करते हैं कि ये सही गलत का मामला नहीं है। ये हमारी पुरानी प्रोग्रामिंग और आज की असलियत का टकराव है। और घर पे अपनी अहमियत खोना, वो शायद सबसे ज्यादा चुभता है। अक्सर, हाँ। ये पावर खोने वाली बात, इसका अंदरूनी तौर पर क्या असर होता है आदमी के मन पर? क्या कहते हैं ये नोट्स? जब किसी की पहचान, उसकी कामयाबी, उसकी ताकत, उसके आकर्षण पर टिकी हो और वो चीजें कमजोर पड़े, तो ये पहचान हिल जाती है। जाहिर है ये बहुत गहरा झटका हो सकता है। नोट्स बताते हैं कि मर्द इस पर दो तरह से रिएक्ट कर सकते हैं। या तो वो अपनी भावनाओं को दबा लेते हैं, सप्रेशन। हाँ, गुस्सा या तो बाहर निकालते हैं, चिड़चिड़ापन, दूसरों पर इल्जाम, या अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, डिप्रेशन, उदासी। और दूसरा तरीका? दूसरा है एक तरह का आखिरी दांव वाला बर्ताव। मतलब अचानक नौकरी छोड़ देना, कोई बहुत बड़ा रिस्क लेना, अफेयर में पड़ जाना, सालों की बनाई इज्जत को दांव पर लगा देना। कुछ चुपचाप अंदर टूटते हैं, कुछ एकदम से फट पड़ते हैं। इन दस्तावेजों में मर्दों के अदृश्य महसूस करने का भी जिक्र था, जैसे उन्हें कोई देख ही नहीं रहा। हाँ, इनविजिबल। और यहीं पर ये नोट्स डार्क साइकोलॉजी और छिपे हुए नियमों की बात करते हैं। ये डार्क साइकोलॉजी शब्द थोड़ा डरावना सा लगता है। हाँ, पर यहाँ इसका मतलब किसी शैतानी चीज से नहीं है। मतलब है उन अनकहे सामाजिक नियमों और इंसानी बर्ताव की परतों को समझना जो सतह के नीचे काम करती हैं। ओके। खासकर जब बात ताकत, प्रभाव, रिश्तों की हो। ये वो नियम है जो 40 के बाद ज्यादा लागू होते हैं, पर कोई बताता नहीं। अच्छा, जैसे कौन से नियम? जैसे पहला तो यही है, अदृश्यता। आपको कम नोटिस किया जाने लगता है, मीटिंग्स में, सामाजिक मौकों पर शायद उतनी तवज्जो ना मिले। दूसरा, प्रामाणिकता का विरोधाभास। मतलब जब आप ज्यादा ईमानदार होते हैं, अपनी कमजोरियां दिखाते हैं, तो हो सकता है आपको कम सम्मान मिले। ये तो अजीब है, पर होता है। तीसरा, प्रतिस्पर्धा रीसेट। आपकी तुलना अब आपके हम उम्र से नहीं होती, बल्कि हमेशा आपके अपने युवा और बेहतर वर्जन से होती है। लोग याद करते हैं आप पहले कैसे थे। चौथा, विरासत का दबाव। अब सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि क्या हासिल किया, बल्कि ये भी कि क्या नहीं किया, क्या मौके गंवाए। मतलब नेगेटिव पर ज्यादा फोकस। एक तरह से। पांचवा, अकेलेपन का समीकरण। अकेले सब संभालने की कोशिश आपको और अकेला कर देती है। मदद मांगना मुश्किल लगता है। हाँ, ये तो है। छठा, स्वास्थ्य का धोखा। दिमाग तो वही जोश चाहता है, पर शरीर शायद साथ न दे, वो अंदरूनी खींचतान। और सातवां, पसंद का भ्रम। आपको लगता है आप आजाद हैं, अपनी मर्जी से चुन रहे हैं, पर अक्सर वो आपकी पुरानी प्रोग्रामिंग होती है जो चल रही होती है। अरे यार, ये नियम तो मतलब सुनने में बड़े सख्त और निराशाजनक लग रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे हर तरफ से गिरावट ही गिरावट है। हाँ। फिर इन्हें जानने का फायदा क्या है, सिवाय डिप्रेशन में जाने के? नहीं, डिप्रेशन में जाने के लिए नहीं, फायदा है, बहुत बड़ा फायदा है। क्या? इन नोट्स का तर्क है कि इन नए छुपे हुए नियमों को जानने से आप सही लड़ाइयाँ लड़ना सीखते हैं। अच्छा, कैसे? आप उन चीजों पर अपनी कीमती ऊर्जा और वक्त बर्बाद करना बंद कर देते हैं जिन्हें आप बदल नहीं सकते, जैसे उम्र का बढ़ना या समाज का नजरिया। ओके। और आप अपनी ताकत उन जगहों पर लगाते हैं जहां आप वाकई फर्क ला सकते हैं। जैसे? अपनी सेहत सुधारना, रिश्तों को मजबूत करना, अपने अंदरूनी नजरिए को बदलना, या शायद कामयाबी के नए मायने खोजना। अच्छा। ये जानने से आप बेकार की लड़ाइयों से बचते हैं। ये बात समझ आई। मतलब दुश्मन को पहचानना जरूरी है ताकि सही हथियार चुन सकें। बिल्कुल। चलिए,
इन बातों को थोड़ा और साफ करने के लिए कुछ असली जिंदगी के उदाहरण देखते हैं। इन नोट्स में केस स्टडीज भी हैं, जैसे मार्क नाम के एक एग्जीक्यूटिव की कहानी है। हाँ, मार्क की कहानी बिल्कुल इसी पैटर्न को दिखाती है। ऊंचा पद, फिर ऑफिस में एक युवा कंपटीटर आया। मार्क को अपना स्टेटस खतरे में लगा। उसे शक होने लगा, पैरानोया, कि लोग उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, और ये शक इतना बढ़ा कि उसकी शादी पर असर पड़ने लगा। ओहो। घर पर चिड़चिड़ा, पत्नी पर शक। बाद में पता चला ऑफिस में कोई खास साजिश थी ही नहीं, ये ज्यादातर उसका अपना डर था। पर उसने ऑफिस पॉलिटिक्स पर इतना ध्यान दिया कि अपनी शादी नजरअंदाज कर दी। असली संघर्ष अंदर था, पर वो बाहर लड़ता रहा। हाँ। गलत लड़ाई। ये वाकई सोचने वाली बात है। बाहरी दबाव का डर कैसे अंदरूनी रिश्तों को खराब कर सकता है। और दीपक की कहानी, फैमिली मैन वाला जाल। दीपक बिल्कुल अलग केस। उसने हमेशा परिवार को पहले रखा, सब कुछ कुर्बान। उसे लगता था वो परफेक्ट पति, पिता है। अच्छा, पर 40 के बाद उसे लगा परिवार कद्र नहीं करता, फॉर ग्रांटेड लेता है। अंदर गुस्सा, कड़वाहट भरने लगी। फिर थेरेपी ली तो पता चला असली दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं थे, उसका खुद का बनाया मैं बेचारा शहीद वाला नजरिया था। मतलब वो खुद ही? हाँ, वो खुद को इस भूमिका में इतना ढाल चुका था कि उसी नजरिए से दुनिया देख रहा था और अनजाने में रिश्तों को नुकसान पहुंचा रहा था। ये तो दिलचस्प है। मतलब हम खुद ही कैसे अपने लिए जाल बुन लेते हैं। अच्छा, एक अमित का भी जिक्र है जिसने डार्क साइकोलॉजी इस्तेमाल की। इसका क्या मतलब? अमित की कहानी एक चेतावनी है। उसे भी स्टेटस खोने का डर था, पर उसने ईमानदारी या खुद पर काम करने के बजाय जोड़ तोड़, झूठ, मैनिपुलेशन का रास्ता चुना। ऑफिस में, शायद घर पर भी लोगों को भड़काया, गलत जानकारी फैलाई ताकि वो ऊपर रहे। और चला ये सब थोड़े टाइम के लिए शायद लगा हो, पर सच कब तक छुपता है? जब असलियत खुली, इज्जत मिट्टी में मिल गई, लोग नफरत करने लगे, बचा खुचा सम्मान भी खत्म। तो मतलब शॉर्टकट महंगा पड़ा, बहुत ज्यादा। ये दिखाता है कि डार्क साइकोलॉजी के दांव पेच शायद शॉर्ट टर्म में काम करें, पर लंबे समय में खुद को ही बर्बाद करते हैं। तो इन सारी कहानियों से मार्क, दीपक, अमित, क्या एक कॉमन धागा दिखता है? क्या सबक है? जो बात बार बार उभर कर आती है वो ये है कि 40 के बाद असली खतरा अक्सर बाहरी मुश्किलों से उतना नहीं होता जितना हमारी अपनी अंदरूनी सोच, हमारे पुराने विश्वास और हम खुद के साथ जो धोखा करते हैं उससे होता है। मार्क का शक, दीपक का खुद को शहीद मानना, अमित का जोड़ तोड़, ये सब अंदरूनी लड़ाइयाँ थीं जो बाहर तबाही मचा रही थीं। लेकिन रास्ता है, मतलब सिर्फ अंधेरा ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। नोट्स में सुरेश जैसे लोगों की कहानियां भी हैं जो इन मुश्किलों से गुजरे, लेकिन उन्होंने रास्ता निकाला। कैसे? सुरेश ने समझा कि सिर्फ स्टेटस या शहादत में पहचान खोजना बेकार है। उसने अपने रिश्तों में गहराई, असली जुड़ाव में कीमत खोजना शुरू किया। तो रास्ता है, पर उसके लिए ईमानदारी से खुद का सामना करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर लबोलुआब ये है कि मर्दों के लिए 40 के बाद का वक्त, ये वाकई एक बड़े बदलाव का दौर है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक। हाँ। और इसे सिर्फ मिडलाइफ क्राइसिस कहकर टाल देना या मजाक उड़ाना ठीक नहीं है। ये मुद्दे असली हैं, गहरे हैं। बिल्कुल। और ये मुश्किल हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। जैसा नोट्स में एक जगह लिखा है, ये सफर बदसूरत हो सकता है, पर शायद ये इसके लायक है। क्योंकि इन बदलावों को समझना, इन्हें स्वीकार करना और फिर इनके साथ जीना सीखना, यही आगे बढ़ने का रास्ता है। अगर आंखें बंद रखेंगे तो ठोकर लगना तय है। इस बातचीत को खत्म करने से पहले इन नोट्स या दस्तावेजों के आधार पर कोई ऐसी आखिरी बात जो हमारे सुनने वालों को सोचने पर मजबूर करे, कुछ ऐसा जिस पर वो खुद गौर कर सकें। एक बहुत जरूरी बात जो इन नोट्स में उभर कर आती है वो है चुप्पी तोड़ने की अहमियत। चुप्पी तोड़ना? हाँ। एक जगह लेखक कहता है, मर्द पीढ़ियों से खामोशी में अंदर ही अंदर मरते आए हैं, अब बहुत हो गया है। शायद सोचने वाली बात ये है कि अगर पुराने पैमाने, ताकत, पैसा, स्टेटस अब उतने कारगर नहीं रहे या खुशी नहीं दे रहे, तो क्या पुरुषों को इस उम्र में ताकत, कामयाबी और जुड़ाव के नए मतलब गढ़ने की जरूरत है? नए मतलब? हाँ। क्या हमें समाज के तौर पर इस बदलाव के दौर को समझने और सपोर्ट करने के लिए नए तरीकों, नई रस्मों या ज्यादा खुली बातचीत की जरूरत है, ताकि ये शर्मिंदगी का नहीं बल्कि विकास का, ग्रोथ का दौर बन सके? शायद असली ताकत इसी चुप्पी को तोड़ने में है।